हेलो स्टूडेंट्स, हमारे पास अभी ये क्वेश्चन है यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट पर। बढ़िया सवाल है, स्पेशली इसका सेकंड पार्ट बहुत बढ़िया है। जो फर्स्ट पार्ट है क्वेश्चन का, ऐसा क्वेश्चन तो नीट में भी आ सकता है, जेई मेंस में आने की संभावना रिलेटिवली कम है क्योंकि ये बहुत ही आसान है। और जो सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट आप कह सकते हो कि जेई एडवांस में भी आ सकता है, जेई मेंस में भी आ सकता है। तो क्वेश्चन पढ़ लेते हैं जल्दी से। क्वेश्चन ये है, ए फ्लिंट ग्लास एंड ए क्राउन ग्लास स्ट्रिप आर फिटेड ऑन द टू स्लिट्स ऑफ ए डबल स्लिट एपरेटस। यानी कि यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में जो दो स्लिट्स होती हैं S1 और S2, उन दोनों स्लिट के सामने एक एक स्ट्रिप लगा दी गई है। एक स्ट्रिप जो कि पहली स्लिट के सामने है वो क्राउन ग्लास की है, दूसरी स्लिट के सामने स्ट्रिप लगी हुई है वो फ्लिंट ग्लास की है। The thickness of the strips is 0.04 millimeter and separation between the slits is 0.12 centimeter। तो थिकनेस दी हुई है उनकी कितनी है स्ट्रिप की, और S1 S2 यानी स्लिट्स के बीच का जो डिस्टेंस है वो गिवन है, वो कितना है 0.12 सेंटीमीटर है। क्वेश्चन सॉल्व करते समय प्रॉपर यूनिट्स में कन्वर्ट करना याद रखना कि अगर हम सब कुछ SI यूनिट में चाहिए तो हम प्रॉपर कन्वर्जन कर लेंगे। The refractive index of flint glass and crown glass are 1.62 and 1.52 respectively। तो उनके refractive index भी given है क्वेश्चन में। For the light of wavelength 480 nanometer, अच्छा इसमें ये दिया हुआ है कि refractive indices are 1.62 and 1.52 respectively for the light of wavelength 480 nanometer। वो इसलिए दिया हुआ है क्योंकि हर एक मटेरियल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग अलग वेवलेंथ के लिए अलग अलग होता है, जो कि हम कॉचीज फार्मूले से निकालते हैं। खैर उस पर हम डिस्कस नहीं करेंगे, जस्ट मैं बता रहा हूँ कि ऐसा क्यों दिया है कि फॉर दिस वेवलेंथ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज 1.62 एंड 1.52, क्योंकि एक ही मटेरियल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग अलग वेवलेंथ के लिए अलग अलग होता है, इसलिए ऐसा दिया हुआ है। तो जो वेवलेंथ हम यूज़ कर रहे हैं उस वेवलेंथ के करस्पॉन्डिंग क्राउन ग्लास और फ्लिंट ग्लास का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो 1.62 और 1.52 के बराबर है। The interference is observed on a screen at a distance 1 meter away। यानी कि जो कैपिटल D है, कैपिटल D की वैल्यू दी हुई है 1 मीटर। पार्ट ए है क्वेश्चन का, व्हाट वुड बी दी फ्रिंज विड्थ, कि फ्रिंज विड्थ कितनी होगी। एंड पार्ट बी है, एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द ज्योमेट्रिकल सेंटर विल द नियरेस्ट मैक्सिमम बी लोकेटेड। एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द ज्योमेट्रिकल सेंटर, ज्योमेट्रिकल सेंटर का मीनिंग होता है कि जो स्लिट S1 S2 है उनके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर स्क्रीन पर जो पॉइंट होता है O से नॉर्मली हम जिसको रिप्रेजेंट करते हैं, उस पॉइंट O को हम क्या कहते हैं, ज्योमेट्रिकल सेंटर कहते हैं। तो ज्योमेट्रिकल सेंटर के ठीक ऊपर और ठीक नीचे मैक्सिमम ऑफ इंटेंसिटी कितनी कितनी डिस्टेंस पर होंगे ये हमको बताना है, ठीक है। इसके अलावा एक चीज़ और है कि इसका आंसर क्वेश्चन का दिया हुआ है, तो आंसर मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। आंसर देने में मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो फर्स्ट पार्ट का आंसर है वो फर्स्ट पार्ट का आंसर है बीटा इक्वल्स टू 4 इंटू 10⁻⁻4 मीटर। और जो सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट का आंसर गिवन है बीटा बाई 3 एंड 2 बीटा बाई 3, ठीक है। तो मैंने आंसर क्यों लिख दिया सोल्यूशन से पहले ही, उसका रीजन ये है कि आपको पता होना चाहिए कि सेकंड पार्ट का जो आंसर है वो इन टर्म्स ऑफ बीटा देना है, जहां पर बीटा क्या है, फ्रिंज विड्थ। तो इसलिए मैंने इसको पहले ही लिख दिया है कि इसमें कोई कंफ्यूजन हो ना, ठीक है। तो चलो हम जरा फर्स्ट पार्ट सॉल्व कर लेते हैं पहले। तो फर्स्ट पार्ट को सॉल्व करना तो बहुत ही आसान है। फर्स्ट पार्ट इज वेरी सिंपल, क्योंकि फर्स्ट पार्ट सॉल्व करने के लिए हमको सिंपल फॉर्मूला यूज करना है फ्रिंज विड्थ का, बीटा इक्वल्स टू d लैम्डा अपॉन d के बराबर, और d की वैल्यू है 1 मीटर, लैम्डा है 480 नैनोमीटर। सो 480 इंटू 10⁻⁻9 कर देते हैं, ये मीटर में कन्वर्ट हो गया, अपॉन, और जो d है इस d को यानी कि स्लिट के बीच का जो सेपरेशन है वो 0.12 सेंटीमीटर था, तो मैं इसको लिख लेता हूँ 12 इंटू 10⁻⁻4 मीटर में। और जो ये 1 है ये ऑलरेडी मीटर में ही है। इसको अगर हम सिंप्लीफाई करें तो सॉल्व कर किया जाता है 4 इंटू 10⁻⁻4 मीटर। ये आंसर आ गया पार्ट ए का, ठीक है। 4 इंटू 10⁻⁻4 मीटर, नीट के लेवल वाला क्वेश्चन हो गया ये। अब आते हैं पार्ट बी पर। पार्ट बी में उन्होंने ये पूछा है, एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम ज्योमेट्रिकल सेंटर विल द नियरेस्ट मैक्सिमम बी लोकेटेड। तो इसको समझने के लिए जरा डायग्राम बना लेते हैं, ठीक है। तो डायग्राम में बना रहा हूं, ध्यान से देखते जाना।
ये S1 S2 स्लिट्स हैं और ये है कैपिटल डी, स्क्रीन और S1 S2 के बीच का डिस्टेंस। ये ज्योमेट्रिकल सेंटर है जिसके बारे में क्वेश्चन में कहा गया है। और इसके सामने हम रख देते हैं फ्लिंट ग्लास, S1 S2 के सामने रख देते हैं फ्लिंट ग्लास की स्ट्रिप्स और क्राउन ग्लास और फ्लिंट ग्लास की स्ट्रिप। इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया है 1.62, इसको मैंने मान लिया कि ये μ1 है। इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है μ2 और ये दिया है 1.52 के बराबर क्वेश्चन में, ठीक है। अब उन्होंने ये पूछा है कि मैक्सिमम ऑफ इंटेंसिटी ओ के ठीक ऊपर और ठीक नीचे कितनी कितनी डिस्टेंस पर बनेगी, ये हमको निकालना है। एक चीज़ देखो कि S1 से जो कोई वेव आती है ऊपर, यहाँ तक तो कुछ नहीं कहा गया है, तो हम मान के चलेंगे कि वेव्स कैसे आ रही हैं, परपेंडिकुलर आ रही हैं, यानी कि S1 और S2 में एंटर होने से पहले कोई भी पाथ डिफरेंस नहीं है। पाथ डिफरेंस जो भी क्रिएट होगा S1 S2 से बाहर निकलने के बाद होगा। तो एक वेव जो S1 से आती है और ऊपर पहुंचती है वो ये है S1O। दूसरी वेव आती है S2 से और पहुंचती है ऊपर, वो है S2O के बराबर, ठीक है। तो अब जरा पाथ डिफरेंस कैलकुलेट कर लेते हैं कितना कितना होगा, क्योंकि S1 और S2 से जो वेव पॉइंट ऊपर पहुंची हैं, स्ट्रिप रखी हुई थी, थिन स्ट्रिप रखी हुई, जिसकी वजह से पाथ डिफरेंस वहां जीरो नहीं होगा। तो पाथ डिफरेंस लिखता हूं मैं, पाथ ट्रेवल्ड बाय वेव कमिंग आउट फ्रॉम S1। तो S1 से जो वेव बाहर आती है उसने कितना पाथ ट्रेवल किया है, तो देखो इसने एयर में जो पाथ ट्रेवल किया है वो है S1O माइनस टी। टी उसकी थिकनेस मान लेते हैं हम, इसकी भी थिकनेस टी है, इसकी भी थिकनेस टी है, ठीक है। इनकी थिकनेस हमने दोनों की टी लिख ली है। तो S1O माइनस टी ये पाथ ट्रेवल किया है वेव ने एयर में। जो ग्लास प्लेट में इसने पाथ ट्रेवल किया है उसको मैंने सब्ट्रैक्ट कर दिया है। और ग्लास प्लेट में कितना पाथ ट्रेवल किया है, ग्लास प्लेट में जो इसने पाथ ट्रेवल किया है वो है टी के बराबर, लेकिन ऑप्टिकल पाथ लेंथ कितना होगा, म्यू टी। तो मैं μ1 लिख लेता हूं, तो μ1 टी, ठीक है। इसी तरह से पाथ ट्रेवल्ड बाय वेव कमिंग फ्रॉम S2। तो S2 से आने वाली वेव ने एयर में कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की है, S2O माइनस टी के बराबर, ठीक है। और ग्लास प्लेट में जो डिस्टेंस ट्रेवल की है वो ज्योमेट्रिकल डिस्टेंस तो टी है, लेकिन एयर से जब हम कंपेयर करते हैं उसका ऑप्टिकल पाथ तो वो हो जाता है μ2 टी के बराबर, ठीक है। तो पाथ डिफरेंस कितना हो गया, इसको मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ डेल्टा एक्स। तो टोटल पाथ डिफरेंस आएगा S1O माइनस टी प्लस μ1 टी माइनस S2O माइनस टी प्लस μ2 टी के बराबर। और सिंप्लीफाई कर देते हैं तो ये होगा डेल्टा एक्स इक्वल्स टू S1O माइनस S2O प्लस μ1 माइनस μ2 इंटू टी के बराबर। मान लेते हैं ये इक्वेशन नंबर 1। तो ये ज्योमेट्रिकल डिस्टेंस है S1 और S2, तो ये तो इक्वल है, S1O और ये S2O, ये दोनों कैसे हैं, इक्वल हैं, क्योंकि ये पॉइंट ओ ज्योमेट्रिकल सेंटर पर है। तो अगर ज्योमेट्रिकल डिस्टेंस की हम बात करें S1 और S2 इक्वल हैं, तो ये तो हो जाएंगे कैंसिल। तो फाइनली पाथ डिफरेंस डेल्टा एक्स कितना बचता है, ये बचेगा μ1 माइनस μ2 इंटू टी। अच्छा μ1 क्या है, μ1 है 1.62 और μ2 है 1.52। सो डेल्टा एक्स विल बी ग्रेटर देन 0, यानी पाथ डिफरेंस जो है ग्रेटर देन 0 है। तो कौन सी वेव ने ज़्यादा पाथ ट्रेवल किया है इसमें, S1 से आने वाली। जो S1 से जो वेव आ रही है ज़्यादा पाथ ट्रेवल करती है, और जो वेव S2 से ट्रेवल करके गई है उसने कम पाथ ट्रेवल किया है। अब मुझे क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए ये भी पता करना है कि सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज कहाँ बन रही है, सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज की लोकेशन कहाँ है। बाय डेफिनेशन हम जानते हैं कि सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज का मतलब ये होता है कि जिस पॉइंट पर पाथ डिफरेंस 0 होगा वहाँ पर बनने वाली जो फ्रिंज होगी
उसको हम सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज कहते हैं या सेंट्रल मैक्सिमम कहते हैं। तो सेंट्रल मैक्सिमम पॉइंट ओ के नीचे बनेगा कि ऊपर बनेगा? सेंट्रल मैक्सिमम बनेगा पॉइंट ओ के ऊपर। क्यों बनेगा ऊपर? क्योंकि अभी जो वेव S1 से आई है उसने ज़्यादा पाथ ट्रेवल किया है, तो मुझे इसका पाथ करना है कम, और S2 से आने वाली वेव की पाथ को बढ़ाना है जिससे कि डिफरेंस कैसा हो जाए, जीरो हो जाए। तो अगर मैं पॉइंट ओ से, इस पॉइंट ओ से अगर ऊपर जाता हूँ, ओ से जब मैं ऊपर जाऊंगा तब S1 से आने वाली वेव का पाथ कम होगा और S2 से आने वाली वेव का पाथ बढ़ेगा। इसको मैं डायग्राम बना के दिखाता हूं आपको। तो S1 से आने वाली वेव ये है और S2 से आने वाली वेव ये वाली है, ठीक है। मान लो ये कहां पर मिलती है? पॉइंट P पर। तो अब देखो S1 से आने वाली वेव का पाथ कम है और S2 से आने वाली का ज्यादा है, और ये पॉइंट O से कितनी डिस्टेंस पर हुआ है ऐसा? पॉइंट O से y डिस्टेंस पर ऐसा हुआ है, ठीक है। अब अगर हम ये देखें कि अगर ग्लास प्लेट नहीं होती, फ्लिंट ग्लास और क्राउन ग्लास की प्लेट्स नहीं होती, तो y डिस्टेंस ऊपर जाने पर कितना पार्ट डिफरेंस क्रिएट हो जाता, ठीक है। तब कितना पार्ट डिफरेंस आता? तो उसके लिए मैं हालांकि तुमको डायरेक्ट याद होना चाहिए, लेकिन फिर भी मैं चलो इसका डेरिवेशन टाइप कर देता हूं थोड़ा सा, कि S1 से मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया S2P पर और इस एंगल को लिखा थीटा, तो जो पाथ डिफरेंस है वो ये है, ठीक है। इसको भी मैं डेल्टा एक्स ही लिख रहा हूँ, रीजन है कुछ इसका, तो इसको भी मैंने डेल्टा एक्स माना। तो इस पाथ डिफरेंस डेल्टा एक्स को लिख सकते हैं हम, जो ट्राइंगल देख रहे हो आप उसमें डी साइन थीटा के बराबर, जिसमें स्मॉल डी क्या होता है? डिस्टेंस बिटवीन दी स्लिट्स। तो डेल्टा एक्स कितना हो गया? डी साइन थीटा। इसको अप्रोक्सीमेटली लिख लेते हैं हम डी टेन थीटा के बराबर। इसके अलावा एक चीज और आप जानते हो, क्वेश्चन सॉल्व करने की जो प्रोसेस में या डेरिवेशन में हमने पढ़ा है YDSC के फॉर्मूले में, कि एक लाइन और हम खींचते हैं सेंटर से, तो ये एंगल भी अप्रोक्सीमेटली कितना है? थीटा है। अब जो ये वाला ट्राइंगल मिल गया हमको OP, और जहां से मैंने ये लाइन ड्रॉ की है, तो इसमें टेन थीटा की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो ये आएगा D, और टेन थीटा इक्वल्स टू हो जाएगा y अपॉन डी, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो जो पाथ डिफरेंस y डिस्टेंस ऊपर जाने से मिलता है हमको, वो आता है डी वाई अपॉन डी के बराबर। दिस इज इक्वेशन नंबर 3। सो हियर इज इक्वेशन नंबर 2, ये है इक्वेशन नंबर 2। तो अब देखो ग्लास प्लेट ने जो पाथ डिफरेंस क्रिएट किया था वो था μ1 माइनस μ2 इंटू टी पॉइंट O पर, ठीक है। लेकिन अगर मैं y डिस्टेंस ऊपर चला जाऊं तो कितना पाथ डिफरेंस आता है? dy अपॉन डी के बराबर। अगर मुझे पाथ डिफरेंस जीरो करना है तो ग्लास प्लेट से जितना पाथ बड़ा था उतना ही पाथ डिफरेंस क्रिएट हो जाना चाहिए ऊपर जाने से dy अपॉन डी, तो पाथ डिफरेंस पॉइंट P पे जीरो हो जाएगा। तो हम कर देते हैं पॉइंट P पे पाथ डिफरेंस जीरो। तो उसके लिए मैंने लिखा dy अपॉन डी इक्वल्स टू μ1 माइनस μ2 इंटू टी। तो ये जो क्वेश्चन हम सॉल्व कर रहे हैं ना, इस क्वेश्चन में अभी भी जो सबसे बढ़िया चीज़ है अभी आने वाली है, सबसे अच्छा पार्ट है, और इसका जो सोल्यूशन है ये तुमको आगे भी हेल्प करेगा कई सारे क्वेश्चन सॉल्व करने में। तो y कितना आता है अब हम इससे सॉल्व कर लेते हैं। y को लिखा जा सकता है y इक्वल्स टू μ1 माइनस μ2 इंटू टी इंटू कैपिटल D अपॉन स्मॉल d। वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं, तो y इक्वल्स टू μ1 है 1.62, μ2 है 1.52 एंड t जो थिकनेस है इसकी वो कितनी थी? मेरे ख्याल से 0.04 मिलीमीटर दी हुई थी ना, यस 0.04 मिलीमीटर। तो इसको हम लिख सकते हैं 4 इंटू 10⁻⁻5 मीटर, ठीक। अब हमको वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है d की। d तो कितना था? 1 मीटर था, अपॉन स्मॉल d। स्मॉल d क्या चीज थी? स्लिट्स के बीच का डिस्टेंस, वो था 0.12 सेंटीमीटर। तो उसको हम लिख सकते हैं 12 इंटू 10⁻⁻4 मीटर, इतना हो गया, ठीक है। तो इसको अगर हम सिंप्लीफाई और करें फर्दर तो y इक्वल्स टू आएगा 1.62 माइनस 1.52 तो हो जाएगा 1, तो ये बचता है 4 इंटू
10 to the power -5 अपॉन 12 इंटू 10 टू द पावर -4। अब देखो इसमें जो आंसर दिए हुए हैं ना, वो आंसर बीटा की टर्म्स में है पार्ट बी के, इसलिए मैं क्या कर रहा हूँ, y को मैं इन टर्म्स ऑफ बीटा लिखना चाहता हूँ। तो इन टर्म्स ऑफ बीटा लिखने के लिए मैं थोड़ा सा एडजस्टमेंट करूंगा। इसको मैंने लिखा 4 इंटू 10 टू द पावर -4 और 12 इंटू 10 टू पावर -3, एक जीरो को बस एडजस्ट किया। तो इसको सॉल्व करने पर y की जो वैल्यू आएगी, यहाँ लिख लेता हूँ, y इक्वल्स टू, इसको सॉल्व करने से y की वैल्यू आती है 4 इंटू 10 टू द पावर -4 को तो हम बीटा लिख लेंगे, फ्रिंज विड्थ थी ये फर्स्ट पार्ट का जो आंसर निकाला था, और नीचे है 12 और 10 टू पावर 3 को हम अगर ऊपर ले जाएं, -3 को ऊपर ले जाएं, तो फाइनली y की वैल्यू आ गई 1000 बीटा बाई 12। y की जो वैल्यू आई 1000 बीटा बाई 12 आई है, यानी कि जो पॉइंट P था, पॉइंट P से कितना नीचे आना पड़ेगा हमको, 1000 बीटा बाई 12, तब क्या मिलेगा हमको, ज्योमेट्रिकल सेंटर मिलेगा। ठीक है, तो हम देखना चाहते हैं कि आखिर कितने मैक्सिमम हमने क्रॉस कर लिए। पॉइंट P से जब हमने चलना शुरू किया तो पॉइंट O तक पहुंचते पहुंचते कुल कितने मैक्सिमम क्रॉस किए। तो पॉइंट P के बाद जो नेक्स्ट मैक्सिमम मिलेगा वो बीटा डिस्टेंस पर होगा, उसके बाद 2 बीटा पर मिलेगा, उसके बाद 3 बीटा पर मिलेगा, उसके बाद 4 बीटा पर मिलेगा। ठीक है, हर एक फ्रिंज विड्थ के बाद एक एक मैक्सिमम आता जाएगा। तो इसको मैं जरा बीटा को थोड़ा डिफरेंट फॉर्म में लिखूं y को, तो इसको मैं लिख सकता हूं 83 बीटा प्लस बीटा बाई 3। अगर इसको कन्वर्ट करो आप y को, तो ऐसे लिख सकते हो, अगर मैं बीटा को एक इंटीजर से मल्टीप्लाई करूं तो वो 83 होगा, तो 83 बीटा प्लस बीटा बाई 3। इसका मतलब ये हुआ कि पॉइंट P से 83rd मैक्सिमम, 83rd ऑर्डर का मैक्सिमम बनेगा, और उसके बाद बीटा बाई 3 चलेंगे तब पॉइंट O पर पहुंचेंगे हम। ठीक है, और पॉइंट O को क्रॉस करके नेक्स्ट मैक्सिमम कौन सा ऑर्डर का होगा, वो होगा 84th ऑर्डर का। ठीक है, तो ये ट्विस्ट है इस क्वेश्चन का। तो चलो मैं इसमें तुमको जरा एक्सप्लेन करता हूं, इसको जरा समझना ठीक से, कि पॉइंट P से दूसरा डायग्राम बना लेते हैं, नहीं तो कंजेस्टेड हो जाएगा यहां पर। ये स्क्रीन है और ये है पॉइंट P, और ये क्या है, ज्योमेट्रिकल सेंटर है O। ठीक है, तो पॉइंट P से O का टोटल डिस्टेंस कितना है, ये जो टोटल डिस्टेंस है पॉइंट P से यहां तक का, ये डिस्टेंस है 83 बीटा प्लस बीटा बाई 3। अब मान लो कि ये जो डिस्टेंस है, ये कितनी डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस है 83 बीटा के बराबर, यानी कि यहां पर बनता है 83rd मैक्सिमम, ये 83rd ऑर्डर का मैक्सिमम बनता है। ठीक है, तो 84th ऑर्डर का कब बने, कहां पर बनेगा। अच्छा, अब ये जो टोटल डिस्टेंस है ये तो 83 बीटा प्लस बीटा बाई 3 है, तो ये डिस्टेंस कितनी बची यहां पर, ये डिस्टेंस है बीटा बाई 3। ठीक है, ये डिस्टेंस है बीटा बाई 3 के बराबर। अब 84th ऑर्डर का जो मैक्सिमम होगा वो कहां पर होगा, वो होगा पॉइंट O के ठीक नीचे। तो ठीक नीचे तो नहीं, पॉइंट O के नीचे होगा कहीं। तो मैं थोड़ा एग्जेगरेटेड डायग्राम बनाता हूं जिससे कि साफ साफ दिखने लगे, समझने में दिक्कत ना हो। यहां से 84 बीटा डिस्टेंस पर ये होगा 84th मैक्सिमम, दिस इज द 84th मैक्सिमम। तो अब ये डिस्टेंस कितनी है, ठीक है, ये मैक्सिमम है और ये किस ऑर्डर का, 84th का है, ये भी मैक्सिमम है, ये 83rd ऑर्डर का है। तो ये डिस्टेंस कितनी होगी, तो इस डिस्टेंस को निकालने के लिए बहुत आसान काम है, ये टोटल 83rd से लेके 84th मैक्सिमम के बीच का डिस्टेंस कितना है, बीटा के बराबर है। तो जो ये डिस्टेंस होगा, ये डिस्टेंस आएगा बीटा माइनस
ये जो बीटा बाई 3 है इसको हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो ये मिलेगा 2 बीटा बाई 3, ठीक है। ये डिस्टेंस आई 2 बीटा बाई 3 के बराबर, ठीक है। तो मैक्सिमम ऑफ इंटेंसिटी जस्ट अबव ओ, ये जो पॉइंट ओ है, ओ के ठीक ऊपर 83rd ऑर्डर का मैक्सिमम है, पॉइंट ओ के ठीक नीचे 84th ऑर्डर का मैक्सिमम है, और ये डिस्टेंस कितनी है यहाँ से बीटा बाई 3, और पॉइंट ओ के नीचे ये डिस्टेंस कितनी है 2 बीटा बाई 3। तो दिस क्वेश्चन इज वेरी गुड। दिमाग लगाना पड़ेगा क्वेश्चन को सॉल्व करने में, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि इसका जो सोल्यूशन है कई जगह मैंने देखा हुआ है, नेट पे दिया हुआ है, इंटरनेट पे, तो इसके सोल्यूशन गलत दिए हुए हैं, ठीक है। और जब ये क्वेश्चन मेरे पास आया एज ए डाउट तो मुझे लगा कि मैं सभी के साथ शेयर करता हूँ, जिससे कि आप लोग एग्जामिनेशन में ये मिस्टेक ना करें। क्वेश्चन को आप ये कह सकते हो कि जेईई एडवांस लेवल का क्वेश्चन भी कह सकते हो, जेईई मेंस में भी पूछा जा सकता है, ठीक है। इसके अच्छा, इसमें अगर कोई डाउट हो तो जो नंबर शो हो रहा है अभी स्क्रीन पर डिस्प्ले हो रहा है, इसमें आप मुझे मैसेज करके बता सकते हो, ठीक है।